इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में कई तरीके की घोषणाएं की गई। गिग वर्कर्स और असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग योजना शुरू करने की बात कही गई है। इसके अलावा 70 साल से ऊपर के लोगों के आयु के अधिक के लोगों को आयुष्मान के दायरे में लाने की बात कही गई है। मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन सिटी ग्रुप के एनालिस्ट का बयान आया इस मैनिफेस्टो के बाद। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को लेकर किसी तरीके के ढांचागत बदलाव की बात नहीं है इस मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो है, खैर बजट नहीं है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ऐसा मैनिफेस्टो आना लाजमी था। सर, अब गिग वर्कर को लेकर किस तरीके का फ्रेमवर्क बन सकता है? जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से कई उम्मीदें थीं, और जो सिटी के प्रमुख का बयान आया, बाकी बाजार के लोगों को उम्मीदें थी कि एक तो ये सरकार 10 साल से काम कर रही है और अगले बार दोबारा चुनने की तैयारी कर रही है, तो कई सारी स्कीमें, कई सारी योजनाएं पिछले 10 साल में लागू की गई। उनका असर अर्थव्यवस्था पर कैसा दिखाई दिया और उनमें किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे, इसके संकेत मिलने चाहिए थे। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात नहीं है। जो बड़ी स्कीमें पिछले साल में स्मार्ट सिटी जैसी स्कीमें थीं या गंगा सफाई जैसी स्कीमें थी, इन स्कीमों को लेकर नया कार्यक्रम आने की उम्मीद थी, क्योंकि सरकार दोबारा चुनाव में जा रही है और अपनी पिछली स्कीमों की सफलता का वादा कर रही है। ऐसा बड़ा ढांचागत सुधार, निजीकरण को लेकर, एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ ऐसे बड़े संकेत इसमें नहीं दिखाई दिए। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ें हम अपने लिए आर्थिक दृष्टि से और लोगों की जेब और ज़िंदगी पर असर करने की दृष्टि से चुनकर इसमें लाए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स मतलब टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉयज़ जो काम करते हैं, उनके लिए पिछले 2 साल से लगातार कोविड के बाद से इस पर खासी चर्चाएं सरकार के भीतर अलग अलग स्तर पर चली हैं कि ये जो असंगठित श्रमिकों का भी एक और नया असंगठित स्वरूप आया है। क्योंकि असंगठित श्रमिकों की पहली पीढ़ी हमने वो देखी थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड में काम करते थे, दुकानों में काम करते थे, और भारत का 90% रोजगार वहीं पर उपलब्ध है। उसके बाद उसमें एक नया स्वरूप आया जिसमें गिग वर्कर्स आए, जो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह एक साथ मिलकर काम करते थे और अपनी जीविका कमाते थे। असंख्य रिपोर्ट आ चुकी हैं, विस्तार से आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि भारत में गिग वर्कर्स की औसत कमाई 15 से 16 हज़ार रुपये ही है, कई जगह तो 12 हज़ार ही है। उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास सोशल सुरक्षा नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। सामान्य रूप से उनकी स्थिति उन असंगठित श्रमिकों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है जो पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर या शॉप्स में बाकी जगह काम करते थे। 2 साल में खासी चर्चा हुई, पर हुआ कुछ नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं आई। सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल बनाया था जिसमें करीब जो आंकड़े ताजे हैं उस हिसाब से करीब 29 से 30 करोड़ लोगों के रजिस्ट्रेशन पंजीकरण भी ई श्रम पोर्टल में हो चुके हैं। 2 साल 3 साल से इस बात की उम्मीद भी की जा रही थी कि इससे कोई बड़ी घोषणा इनके लिए आएगी। घोषणा तो नहीं आई, लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र जो भी कहें आप, उसमें कहा गया है कि गिग वर्कर के लिए कुछ नई चीज़ें इसी पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएंगी। हालांकि हर साल बजट से पहले संभावना जाहिर की जाती है कि कोई ना कोई चीज़ इसमें आएगी। राज्य सरकारों में भी इस बात की सक्रियता दिखाई दी है, कई जगह इस बात की कोशिशें भी की गई हैं कि गिग वर्कर्स के लिए कुछ किया जाए। फंड्स कहाँ से आएंगे? सरकार के पास रोजगार देने के लिए फंड्स नहीं है। फंड्स लाने की व्यवस्था क्या होगी, ये चीज़ें अभी इसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन नीति आयोग इससे पहले भी गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमें लाने के लिए ट्रांजैक्शंस पर फीस लगाने जैसे सुझावों पर काम करता रहा है। सर, आयुष्मान को लेकर भी बात कही गई है कि 70 साल से ऊपर के लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। यहाँ किस तरीके के बदलाव आएंगे ढांचे में? ये बड़ा बदलाव है आयुष्मान में, अगर ये होता है। आयुष्मान स्कीम आमतौर पर गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधाएं देने की बीमा आधारित स्कीम है। लेकिन संकल्प पत्र में जो संकेत दिए गए उस हिसाब से एक तरह से अब आयुष्मान का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन वो यूनिवर्सलाइजेशन या उसका जो सार्वभौमिकरण है वो सबके लिए नहीं होगा, केवल 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों के लिए होगा, ऐसा संकेत है। विस्तृत नियम तो तब आएंगे जब सरकार वापस लौटेगी और सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। लेकिन 70 वर्ष से आयु के अधिक के लोगों को सभी किसी भी आय वर्ग के हों, उन्हें आयुष्मान भारत की सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया गया है। ध्यान रखना जरूरी है कि आयुष्मान भारत की स्कीम अभी पूरी तरह जड़ नहीं पकड़ पाई है। कई राज्यों में अस्पताल इससे अलग हो गए हैं, बीमा कंपनियां अभी तैयार नहीं, 2-3 साल हो गए हैं, पर आयुष्मान भारत का वो प्रभाव लोगों के चिकित्सा खर्च पर नहीं दिखाई दिया है। तो जब भी सरकार वापस लौटेगी, जब नई सरकार आएगी, तो उसे इस स्कीम को वापस ड्राइंग बोर्ड पर ले जाकर कई सारे बदलाव भी करने होंगे। और इस बीच में ध्यान रखना जरूरी है कि कोविड के बाद 2 साल के भीतर भारत के हेल्थ केयर स्पेस में बड़े बदलाव हो गए हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, दुनिया की बड़े इन्वेस्टर्स भारत के हॉस्पिटल चेन्स में निवेश कर रहे हैं, जहां अब उन हॉस्पिटल्स की
का फोकस या उनका टारगेट भारत के वो लोग हैं जो वेल्थी हैं, जो इलाज पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनके जो 6 से 7-8 करोड़ लोग हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए, जो कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के और निम्न आय वर्ग के लिए, उनके लिए मेडिकल की कॉस्ट कम रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है।